ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास टॉक्सिन्स एक्ट करते हैं तो हमारे पास जो ग्लायल सेल्स होते हैं और पेरेन्काइमल सेल्स होते हैं उनमें से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज़ होती हैं जिनको हम क्या कह देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसी तरह मैंने कुछ सेल्स के न्यूरोट्रांसमीटर लिखे हैं जो कि हमारी बुक में एक टेबल भी बना हुआ है। तो हमारे पास ल्यूकोसाइट्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं। अब मैक्रोफेजेस में से हमेशा साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ होता है। उसके बाद हमारे पास जो बेसोफिल है ये रिलीज़ करवाता है हिस्टामाइन को। आगे मैं आपको बताऊंगी हिस्टामाइन किस तरह से एक्ट करता है। इस तरह मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में से हिस्टामाइन रिलीज़ होता है, ल्यूकोट्राइन्स मास्ट सेल्स में से रिलीज़ होते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है मास्ट सेल्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों में से रिलीज़ होते हैं। इसी तरह जो कीमोकाइंस हैं वो सिर्फ ल्यूकोसाइट्स में से रिलीज़ होते हैं, और कीमोकाइंस और मास्ट सेल्स जो मिल के रिलीज़ करते हैं वो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तो ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको एक टेबल बना दिया है, आप इससे रिमेंबर कर सकते हैं ईजिली। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी कैपिलरीज, जब आप लोगों ने हमारे पास हमने एक स्टार्लिंग लॉ पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्लिंग लॉ क्या था कि उसमें हमारे पास एक हाइड्रोलाइटिक प्रेशर होता है, एक कोलॉइडल प्रेशर्स होते हैं। आप लोगों को पता है हाइड्रोलाइटिक प्रेशर क्या होता है, कोलॉइडल प्रेशर क्या होता है। हमारे पास वेसल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक प्रेशर क्या होता है, ये वो वाला प्रेशर होता है जो वाटर की वजह से या फ्लूइड की वजह से एक्सर्ट करता है, वो किस पे, वॉल्स ऑफ द वेसल्स पे, और ये क्या करवाता है, फ्लूइड की आउटवर्ड मूवमेंट करवाता है, यानी वेसल्स से फ्लूइड को बाहर को मूव करवाता है। कौन सा, हाइड्रोलाइटिक प्रेशर। और कोलॉइडिक प्रेशर क्या करवाता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से दोबारा उस फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करवा देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने एक टिश्यू ड्रॉ किया हुआ है, टिश्यू के अंदर ये हमारे पास उसकी वेस्कुलर सप्लाई है, आर्टीरियल इनपुट है, यानी यहाँ से ब्लड एंटर हो रहा है, ये उसकी माइक्रो सर्कुलेशन है, यानी ये क्या है, सारी कैपिलरीज हैं, और ये उसकी क्या है, वेनस ड्रेनेज है। तो ब्लड ने यहाँ से एंटर होना है, कैपिलरी से होते होते वेनस ड्रेनेज की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको हाइड्रोलाइटिक प्रेशर का फंक्शन बताया कि हाइड्रोलाइटिक प्रेशर का क्या काम होता है, इसने फ्लूइड को मूव करवाना होता है फ्रॉम द कैपिलरीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और कोलॉइडल प्रेशर का क्या काम होता है कि इसने वो जो फ्लूइड हाइड्रोलाइटिक प्रेशर की वजह से बाहर आया होता है, उसने दोबारा इसको हमारे पास वेसल के अंदर लेना होता है। ये एक नॉर्मल सेल का फंक्शन होता है। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो टॉक्सिन्स रिलीज़ हुए थे बैक्टीरिया से, उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था हमारे पास ये ग्लायल सेल्स को और पेरेन्काइमल सेल्स को, और इसके नतीजे में उन्होंने क्या किया था, हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स थे उनको रिलीज़ करवाया था, जिसमें हम लोग मेनली हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी बात करेंगे। हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जब हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करते हैं, जब ये एक्ट करते हैं एंडोथीलियम पे, ठीक है, किसकी, वेसल्स के एंडोथीलियम पे, तो ये क्या करवाते हैं, उनके मसल्स को रिलैक्स करा देते हैं। उनके मसल्स को रिलैक्स कराने के नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल्स में ब्लड का फ्लो है जो मेन आर्टरी से आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, जो मेन आर्टरी से यहाँ पे ब्लड एंटर हो रहा होता है, जाहिर है जब ये डायलेट कर जाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियोलो डायलेशन। आर्ट्रियोलो डायलेशन जब हो जाएगी तो ऑफ कोर्स जो आर्टरी से ब्लड इधर एंटर होगा उसका भी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल कंसनट्रेशन में ब्लड एंटर हो रहा था वो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के काम करने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सेल्स हैं वो रिलैक्स हो गए हैं, वो डायलेट कर गए हैं, तो यहाँ पे ब्लड भी ज़्यादा आ जाएगा। जब यहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास ये कैपिलरी में हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास नॉर्मली हाइड्रोलाइटिक प्रेशर जो कैपिलरीज में होता है उसका क्या काम होता है, उसने मूवमेंट को बाहर करवाना है, और ये हमारे पास होता है 35 mmHg, ठीक है। और जो हमारे पास क्लॉइडल प्रेशर होता है ये 28 mmHg होता है, ठीक है। तो ये बैलेंस करने के लिए, दोनों के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास होता है। अगर तो इन दोनों प्रेशर्स का जो हमारे पास लेवल है वो इक्वल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो हमारे पास जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन है इन द कैपिलरीज इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो मेंटेन रहेगी, नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से, जो कि इन्फ्लेमेशन में आती हैं, जिसको मैं आगे जाके डिस्कस करूँगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एडीमा हो जाता है। और एडीमा क्या है ये भी हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी डिस्कस करने लगे हैं माइक्रो सर्कुलेशन को। माइक्रो सर्कुलेशन यानी कैपिलरीज में जो सर्कुलेशन हो रही है। नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोलाइटिक प्रेशर क्या होता है 35%, और जो हमारे पास 35 mmHg, और जो हमारे पास क्लॉइडल प्रेशर होता है यानी जो प्रोटीन्स का प्रेशर है वो कितना होता है 28 mmHg। तो हाइड्रोलाइटिक प्रेशर इन जो हमारे पास आर्टेरियल साइड पे कैपिलरीज होती हैं,
ठीक है, उनमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक प्रेशर ज़्यादा होता है और कोलॉइडल प्रेशर कम होता है। जब हाइड्रोलाइटिक प्रेशर डोमिनेंट है तो ये अपना एक्शन परफॉर्म कराएगा, और जब कोलॉइडल प्रेशर डोमिनेंट होएगा तो ये अपना एक्शन परफॉर्म कराएगा। हाइड्रोलाइटिक प्रेशर क्या होता है कि ये पहले 35 होता है, कहाँ से, आर्ट्रियोल से शुरू होता है, 35 आता है, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये वेनस ड्रेनेज की तरफ आता है तो ये काम होता जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 15 mmHg रह जाता है। ठीक है, तो जब हमारे पास हाइड्रोलाइटिक प्रेशर ज़्यादा है और कोलॉइडल प्रेशर कम है, जैसे कि यहाँ से लेके इस एरिया तक देखें, तो इस एरिया में क्या होगा कि हमारे पास जो ब्लड है वो मूव करेगा आउटवर्ड। ठीक है, कहाँ पे मूव करेगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर आएगा। ठीक है, और आगे जाके हम लोग देखें तो हमारे पास कोलॉइडल प्रेशर, जैसे आपको इसकी स्ट्रेट लाइन से नज़र आ रहा होगा, कोलॉइडल प्रेशर थ्रू आउट क्या रहता है, एक ही इसकी कंसंट्रेशन रहती है, स्टेबल रहता है। लेकिन आगे आके हमारे पास जो हाइड्रोलाइटिक प्रेशर उसकी वैल्यू कम होंगी, इसका मतलब एक्शन किसका डोमिनेट हो जाएगा, कोलॉइडल प्रेशर का। तो कोलॉइडल प्रेशर का क्या काम होता है कि जितना भी फ्लूइड होता है जो हमारे पास हाइड्रोलाइटिक प्रेशर की वजह से बाहर आया होता है, उसने इसको रीअब्जॉर्ब कराना होता है। इस तरह से जितना भी फ्लूइड आया उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड की इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर, और वापस वो कहाँ पे चला गया, अंदर चला गया कैपिलरीज के अंदर, और फिर वेनस ड्रेनेज से बाहर निकल गया। लेकिन हम लोग अगर बात करते हैं हमारे पास इन्फ्लेमेशन के दौरान क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन के दौरान हमारे पास जो हाइड्रोलाइटिक प्रेशर होता है ये एक्सट्रीमली इंक्रीज़ कर जाता है। हाइड्रोलाइटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करेगा तो ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो हाइड्रोलाइटिक प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। हाइड्रोलाइटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, 65। लेकिन हाइड्रोलाइटिक प्रेशर तो इंक्रीज़ करता है लेकिन कोलॉइडल प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है हाइड्रोलाइटिक प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो ब्लड का आउटफ्लो था वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन कोलॉइडल प्रेशर के डिक्रीज़ करने की वजह से वो जो हमने पीछे पढ़ा था कि वापस जा रहा था, रीअब्जॉर्ब हो रहा था दोबारा कैपिलरी में, तो वो वाला प्रोसेस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोलाइटिक प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है, आउटफ्लो ही होता जा रहा है, मतलब ब्लड कहाँ से, वेसल्स में से किधर मूव कर रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो ये हमारे पास एडिमा कॉज करता है, क्योंकि ब्लड कहाँ से आ रहा है, हमारे पास वेसल्स में से बाहर आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एडिमा हो जाता है। अब ये जो हमारे पास फ्लूइड आ रहा है बाहर, इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि इसको हमने एक्सोडेट कहना है या फिर इसको हमने क्या कहना है, ट्रांसडेट। ये डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन पे। अब मैं आपको इसका एक बड़ा ही सिंपल सा और प्यारा सा डिफरेंस डिफाइन करती जाऊंगी। आपने इसको ज़रा गौर से समझने वाली बात है। अब थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात, जो हमारे पास ये एंडोथीलियल सेल्स, आपको पता है हर कैपिलरी के गिर्द उसके जो सेल्स होते हैं एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। इन नॉर्मल सेल्स, जैसे कि मैंने आपको पीछे वाली डायग्राम में दिखाया था, एंडोथीलियल सेल्स के अंदर ये गैप्स नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास एक्सुडेशन होनी होती है तो ये गैप्स डेवलप हो जाते हैं। एक्सुडेशन बेसिकली होती ही इन गैप्स की वजह से है। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल सेल्स है, इनमें किसी किस्म के गैप्स नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो इस वजह से ये बिल्कुल यहाँ पे गैप नहीं प्रेजेंट, ये नॉर्मल है इसकी कंपोजिशन। लेकिन ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन इसमें गैप्स आ गए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जब हमारे पास हाइड्रोलाइटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, 65 हो गया, हाइड्रोलाइटिक प्रेशर क्या करवाएगा, फ्लूइड को बाहर मूव करवाने लग जाएगा। बाहर मूव कराने से जो प्रोटीन्स हैं ब्लड के अंदर, जो प्रोटीन्स हैं वो भी इन गैप्स के थ्रू, जो कि हमारे पास इंटर एंडोथीलियल गैप्स हैं, इनके थ्रू हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन्स भी बाहर आने लग जाएंगी। ठीक है, क्या हुआ, प्रोटीन्स भी बाहर मूव करने लग गए, फ्लूइड भी बाहर मूव करने लग गया। लेकिन हमारे पास कोलॉइडल प्रेशर, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो कोलॉइडल प्रेशर के डिक्रीज़ करने की वजह से इसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। तो जो हमारे पास जितना भी फ्लूइड है वो सारा इधर जमा हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड जो है अकोमुलेट करने लग जाएगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास एडिमा डेवलप हो गया है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास जो फ्लूइड बाहर आया है ये क्या है, प्रोटीन रिच फ्लूइड है। प्रोटीन रिच फ्लूइड का क्या मतलब है कि इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। तो जब ऐसा फ्लूइड बाहर आएगा जिसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हों तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सुडेट। लेकिन अगर ये एंडोथीलियल गैप्स डेवलप नहीं होते
और फ्लूइड हमारे पास सिर्फ हाइड्रोलाइटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है और कोलॉइडल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास ये गैप्स डेवलप नहीं होते, तो क्या होगा, फ्लूइड बाहर तो आएगा लेकिन क्या होगी, उसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ज़रिए वो बाहर आएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है कि प्रोटीन्स अंदर ही रह जाएंगी और फ्लूइड जो है वो बाहर मूव कर जाएगा। इस तरह का फ्लूइड जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसुडेट, ठीक है। अब ट्रांसुडेट कैसे हो जाता है, लेट सपोज मैंने अपने हार्ट पे ना बैंड बांध दिया, बैंड बांधने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, आर्टीरियल ब्लड फ्लो, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड फ्लो का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो तो पास कर जाएगा, लेकिन वेनस ब्लड फ्लो का हमारे पास प्रेशर कम होता है तो वो वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि फ्लूइड वापस नहीं आ पा रहा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो उतने से हिस्से में जो हमारे पास एडिमा डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो एडिमा क्योंकि उसमें प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट तो वो ट्रांसवेंट एडिमा होगा। लेकिन अगर किसी इंजरी की वजह से आ रहा है और इंजरी में हमारे पास एंडोथीलियल गैप्स डेवलप हो गए, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे क्यों डेवलप हो जाते हैं, तो प्रोटीन्स भी बाहर आ रही हैं, तो इस तरह का फ्लूइड जो प्रोटीन इनरिच फ्लूइड होगा उसको हम क्या कह देंगे, एक्सुडेट। अब हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोबियल जो हमारे पास माइक्रो सर्कुलेशन है इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो माइक्रो सर्कुलेशन है इसमें एक्सुडेट किसको कहते हैं और ट्रांसुडेट किसको कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पीछे वाली बात में फिर दोबारा से रिपीट करूँगी, जो हाइड्रोलाइटिक प्रेशर होता है वो फ्लूइड का आउटपुट में रिमूव करवाता है और जो कोलॉइडल प्रेशर होता है वो फ्लूइड को इनवर्ट रिमूव करवाता है। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोलाइटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन जो हमारे पास प्रोटीन का प्रेशर होता है, जो कोलॉइडल प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इसकी वजह से हमारे पास दो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, एक तो फ्लूइड मूव कर जाता है किधर, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं होता, डू नॉट गो इनसाइड अगेन इन द वेसल्स। और ये जो हमारे पास है इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जो फ्लूइड बाहर आया है प्रोटीन्स प्रेजेंट भी हो सकती हैं और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती। कंडीशन कोई भी हो, प्रोटीन्स बाहर आई या नहीं आई, लेकिन इन दोनों में कॉज क्या होना है, हमारे पास मेन कंडीशन किसकी आनी है, एडिमा ही की आनी है, चाहे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं चाहे नहीं प्रेजेंट। अगर प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट तो वो क्या है, ट्रांसुडेट है, और अगर प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट। अच्छा, अगर हम लोग एक्सुडेट की एक सिंपल सी एग्जांपल देखना चाहते हैं, या फिर आप लोग मैं कहते अगर हम जानना चाहते हैं कि एक्सुडेट इन सिंपल वर्ड्स क्या है, तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखे हुए है, फ्रॉम वेस्कुलर कंपार्टमेंट में से देयर इज़ मैसिव escape ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड टू द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। वेस्कुलर कंपार्टमेंट में से प्रोटीन रिच फ्लूइड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ फिर बॉडी कैविटीज़ में आ जाएगा, इसको हम कह देंगे एक्सुडेट, ठीक है। और ये प्रोसेस जिसके थ्रू वेस्कुलर कंपार्टमेंट में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारे पास मूव कर रहा है, एक्सुडेट, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्सुडेशन। ये किस किस वजह से होता है, इसकी रीजंस क्या होती हैं, हमारे पास हाइड्रोलाइटिक प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है अप्रॉक्सीमेटली 65 mmHg तक, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कोलॉइडल प्रेशर है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। इसी तरह से माइक्रो सर्कुलेशन की परमिएबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को पैसेज देना, ठीक है, रास्ता देना। तो हमने देखा था कि एक्सुडेट जो है वो प्रोटीन से मूव करती हैं, तो हमारे पास जो माइक्रो सर्कुलेशन की परमिएबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, यानी एंडोथीलियल लाइन्स के अंदर क्या हो जाते हैं, गैप्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ से प्रोटीन्स बाहर आ जाती हैं, मतलब परमिएबिलिटी, माइक्रो सर्कुलेशन परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स आउटवर्ड मूव कर जाती हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। अच्छा, क्योंकि अब इसमें ये एक हमारे पास एक जनरल सी बात है कि जब हमारे पास इसमें प्रोटीन्स भी हैं तो क्या होगा, इसकी हमारे पास जो ग्रेविटी है वो भी ज़्यादा होगी, और इसकी ग्रेविटी होती है तकरीबन एक्सुडेट की 1.020, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम बात करते थे ट्रांसुडेट की, तो इसमें भी क्या होता है, ये पीछे वाले में एक्सुडेट में देखा था वो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है, लेकिन एक्सुडेट जो ट्रांसुडेट है ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन पुअर होता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन बाहर नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि इसमें हमारे पास जो मस्कुलर सर्कुलेशन या जो हमारे पास वेस्कुलर परमेबिलिटी है वो सेम रहती है जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में होती है, ना इंक्रीज़ करती है ना डिक्रीज़ करती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन्स बाहर नहीं आ सकती। तो प्रोटीन्स नहीं आए तो इस वजह से इसमें क्या होगा, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी, क्योंकि प्रोटीन्स तो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ग्रेविटी इन्हांस नहीं होगी। और ये दोनों चीज़ें क्या करवा